एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर सेल। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज है सबको पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को भी लास्ट भाग में कवर करेंगे। ठीक है, मतलब कि वीडियो के लास्ट भाग में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। चलो उन बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर कैसे बना है। ठीक है, तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्या किसी भी प्रकार के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सेल्स जो एक जैसे दिखते हो, जो लगभग एक जैसे दिखते हो, सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है जो लगभग एक जैसे दिखते हो, कंप्लीट आइडेंटिकल हो, कंप्लीट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लगभग सेम होते हो, मतलब ऐसे सेल्स जो लगभग सेम होते हैं और उनके बीच के जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होने वाला या ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में प्रेजेंट होने वाला इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्लस ये सिमिलर सेल्स सारे मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसा सा सेल्स, उनके बीच का इंटरसेलुलर सब्सटेंस सब मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करे, तो वैसे सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो अब टिश्यू देखते हैं। टिश्यू बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो सारे टिश्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी बस आप देख लो कि ये 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, इनको देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सबको इनको अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज थे। अब अलग अलग प्रकार के टिश्यूज अलग अलग मात्रा में अरेंज होकर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक ये 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यू से ही बने हैं। चाहे स्टमक की बात करो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ये 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यूज के अरेंज होने से ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना है। ठीक है, और सेम विद लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेम विद द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये ऑर्गन समझ में आ गया। अब ऑर्गन बनता कैसे है? टिश्यू जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, तो वो क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। मतलब टिश्यू ये अपने आप को अरेंज करेंगे एक स्पेसिफिक पैटर्न में, मतलब एक गिवन पैटर्न में, तो वो क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ठीक है, अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? जब एक से ज्यादा ऑर्गन, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके एक एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करे, तो वैसे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मतलब कहने का मायना ये है कि जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये सारे मिलके तो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। क्यों ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं? क्योंकि ये सारे मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे, चाहे तुम देख लो ईसोफेगस देख लो, चाहे स्टमक देख लो, चाहे ड्यूडेनम देख लो, चाहे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो, चाहे पूरा लार्ज इंटेस्टाइन देख लो, ये सारे मिलके एक काम को कर रहे हैं, दैट इज काम ऑफ डाइजेशन। ठीक है, दैट इज वर्क ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं हमारे शरीर में। ये तो एक सिस्टम की बात किया है हमने, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात किया है। और भी अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं और सारे सिस्टम आपके सिलेबस में है, पढ़ना है आपको, तो सारे सिस्टम को भी डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। बस आप इन सिस्टम को अपने दिमाग में रखो। बाकी ये पूरा चैप्टर है, इस पे मतलब पूरा चैप्टर हर एक, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पूरा एक वीडियो आएगा, क्योंकि वो सारे आपके सिलेबस में है, तो सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबको बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब देखो ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे देखिए, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से अलग अलग और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपका कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाता है। टिश्यू कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ ऐसे सेल्स का समूह जो एक जैसे से हो, उनके बीच का इंटरसेलुलर सब्सटेंस सब मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हो, तो वैसे सेल्स क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। अब टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यू अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, सब मिलके क्या बनाता है? एक ऑर्गन बनाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाता है। अब अलग अलग प्रकार के ऑर्गन जो एक काम को कर रहे हो, जो एक क्रिया को कर रहे हो, वो क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो सब मिलके आपका एक शरीर को फॉर्म करेगा। ठीक है, दैट इज पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये बेसिक्स आपका कवर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं आगे सेल्स। अभी हम लोग सेल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब कवर करेंगे कि किन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरीज की है, उसके बारे में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट हुक ने पहला सेल डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट सेल डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे। उसके बाद आता है एंटोन वॉन लीवनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को देखा था। जिंदा सेल को देखने वाले साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। उसके बाद है श्लेंडर और श्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था। फिर आते हैं रोडोल्फ विर्चाउ, जिन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुली। इन्होंने किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चाउ ने बोला था। फिर आते हैं सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। ठीक है, फिर आते हैं क्लॉड एंड पॉटर, जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। फिर आते हैं कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। फिर है आपके जॉर्ज पैलेट, जिन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। फिर है अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने प्लास्टिड को डिस्कवर किया था। और आते हैं आपके कार्ल विल्हेम वॉन नगेली साहब, जिन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये पढ़ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये आप याद कर लो, ये जरूर याद करें ना कि रिचर्ड अल्टमान ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज किया था एज ए सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल बेंडा ने टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी साइंटिस्ट थे वो हमने यहीं पर कवर कर लिया। अब आगे जो आने वाले चीज है, आगे आने वाली चीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली जहां पर जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पे उन बेसिकली साइंटिस्ट के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एग। सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल या न्यूरॉन्स। ठीक है, ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जितने भी साइंटिस्ट हमने आपको पहले बताया, वो साइंटिस्ट अगर आप डेली थोड़ा पढ़ोगे, एक बार देख लोगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, उसको लेके पैनिक मत होना, उसको लेके एक दिन रटने पर बिल्कुल भी मत बैठ जाना, उसको आप बस रिवाइज करते रहना तो वो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये तो सबसे सिंपल है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल तो नर्व सेल, दैट इज हमारे शरीर में प्रेजेंट होने वाले न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, अगर एक सेल से कम कोई भी चीज को ला के रख दोगे तो वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस शो नहीं करता है, इसके लिए बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे रटने का तो आप रट सकते हो, लेकिन आप इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो आपको बता दिए हम। ठीक है, उसके पीछे कंसेप्ट यही है कि अगर सेल से छोटा अगर आप कोई चीज को लाओगे तो वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं शो करता है, इसीलिए बोला जाता है कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो अब डिस्कवरीज देखते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी सेल से रिलेटेड है, जो कि आपको पहले बता चुके थे कि रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का डिस्कवरी किया था। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सेल का डिस्कवरी किसने किया तो आप रॉबर्ट हुक जवाब देना। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछे कि एक जिंदा सेल का डिस्कवरी किसने किया था तो आप बोलोगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। तो रॉबर्ट हुक साहब के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब को बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक साहब है। ठीक है, तो उन्होंने जब सही मायने में उन्होंने एक डेड सेल को देखा था। ठीक है, कोई पूछे कि इसलिए बोला जाता है कि जिंदा सेल सबसे पहले किसने देखा, तो जिंदा सेल देखने वाले साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक, और मरा हुआ सेल देखने वाले थे, या फिर जनरली कोई सेल बोले या बोले कि डेड सेल देखने वाले। डेड सेल तो बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सेल सबसे पहले किसने देखा, तो आप रॉबर्ट हुक ही बोलोगे, क्यों ना इन्होंने डेड सेल ही क्यों ना देखा हो, बट फिर भी सेल पूछा जाए तो आपको रॉबर्ट हुक ही जवाब देना है। ठीक है, तो उन्होंने जो डेड सेल देखा था वो एक कॉर्क सेल था। अब कॉर्क सेल क्या होता है उसके बारे में एनाटॉमी जब हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्क सेल के बारे में एनाटॉमी जब हम लोग प्लांट की एनाटॉमी देखेंगे तब वहां पे बता दिया जाएगा कि कॉर्क सेल होता क्या है। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रख लो कि रॉबर्ट हुक साहब ने एक सही मायने में एक डेड सेल को देखा था, और वो डेड सेल क्या थे? कॉर्क सेल थे। ठीक है, ये क्लियर है, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे सेल जो है वो एक बेसिकली लैटिन भाषा से लिया हुआ वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एक छोटा सा कमरा, एक स्मॉल रूम। सॉरी, यहाँ पे एक स्मॉल सेल नहीं होगा, यहाँ पे एक स्मॉल रूम होगा। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम। ये लैटिन ओरिजिन का शब्द, मतलब लैटिन से ओरिजिनेटेड शब्द है। ठीक है, तो इतना चीज ध्यान में रख लोगे रॉबर्ट हुक के बारे में। अब आते हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक पे। तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इन्होंने सबसे पहले एक जिंदा सेल को देखा था।
जिसके बारे में आपको बता चुके हैं कि इन्होंने जिंदा सेल देखा था। अब यहाँ पे क्या बताया, ये सब तीनों क्या है, ये तीनों मतलब क्या है, वो जिंदा सेल देखे थे ये तो पता है, लेकिन जिंदा सेल कौन सा सेल देखे थे? उन्होंने देखा था बैक्टीरिया का सेल देखा था, मतलब बैक्टीरिया तो एक सेल ही होता है, बैक्टीरिया देखा था, उन्होंने प्रोटोजोआ देखा था, उन्होंने एक स्पर्म का सेल देखा था, माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म का सेल उन्होंने देखा था। ठीक है, इनको क्या बोलता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जिंदा सेल को देखा था, दैट इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड स्पर्म का सेल। क्लियर है? बस इतने ही चीज आपको याद रखना है एंटोनी वॉन लीवनहॉक के बारे में। अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। बस ये याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। अब देखो, आपको क्वेश्चन में ये देख के कंफ्यूज कर सकता है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, और ऑप्शन में लिख देगा रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, दो रोबोट है, लेकिन यहाँ पे ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन है न्यूक्लियस। रॉबर्ट जो ब्राउन है उन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का, ना कि रॉबर्ट हुक ने। इस चीज का क्लैरिटी आप अपने दिमाग में रखना, इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, या फिर ऐसे विजुअलाइज आप कर सकते हो कि एक सेल है जिसमें ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है, ब्राउन कलर का एक सेल है जिसमें ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है, ये ब्राउन कलर का है, तो वो ब्राउन कलर का न्यूक्लियस ऐसे आप याद रख लोगे तो याद हो जाएगा कि न्यूक्लियस ब्राउन है, मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, अब चलो आगे मूव करते हैं। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। मतलब सेल का अध्ययन करना को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी शब्द का मतलब ही होता है, देखो लॉजी शब्द कहीं भी आए ना, लॉजी शब्द इसका मतलब होता है स्टडी। लॉजी शब्द कहीं भी आए उसका मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है, मतलब कि टिश्यू का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर भी लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, मतलब सेल की स्टडी करना को बोलते हैं साइटोलॉजी और टिश्यू की स्टडी करना को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल थ्योरी किन्होंने दिया था। सेल थ्योरी एक थ्योरी है, वो किन्होंने दिया था? स्लेंडर साहब और श्वान ने दिया था, मार्थियस स्लेंडर एंड थियोडर श्वान। तो आपको पूरा नाम नहीं भी याद होगा तो बस ये याद रखना, स्लेंडर और श्वान। स्लेंडर श्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। और उस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बोला, ये दोनों ने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो और बड़े ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि ह्यूमन हो या ब्लू व्हेल हो, वो सारे ऑर्गेनिजम्स का जो अगर वो लिविंग है तो उनका शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, उनका शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे तो सुनने में भी लग रहा है कि कितना छोटा सा बात है, बट उस समय पे जब इन्होंने ये डिस्कवरीज किए थे उस समय पे ये बात बोलना भी बहुत मायने रखता था। ठीक है, अब इस थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे वो देखो। ये थ्योरी पे अब जैसे कोई थ्योरी देता है ना, या कोई भी अपना हाइपोथेसिस देता है तो उनको नीचे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस समय के लोग ने क्या बोला, अरे यार इस थ्योरी में ये चीज तो एक्सप्लेन ही नहीं है कि कैसे एक नया सेल मतलब एक नया सेल कैसे बनता है, वो उसके बारे में तो एक्सप्लेन ही नहीं है। इन्होंने ये बोला सिर्फ कि इनकी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इसका ड्रॉबैक ये है, मतलब लोगों ने उनको ये बोल के उनका टांग खींचा कि नए सेल्स कैसे बनते हैं वो तो तुमने बताया ही नहीं, नए सेल्स कैसे बनते हैं वो तुमने बताया ही नहीं। तो ये इसका ड्रॉबैक बोल दिया जाता है कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, फिर आए रुडोल्फ विर्चाव। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला 1855 में इन्होंने बोला कि जो नए सेल्स होते हैं वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब नए सेल्स पिछले सेल से बनते हैं। मतलब एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, तो ये सेल्स कहाँ से आए? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ही यही होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है उसी से नए सेल्स बने हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब आप सोचोगे ये भी कौन सा बड़ा बात है, नए सेल्स तो हमेशा पुराने सेल से ही बनते हैं, लेकिन ये भी बताना उस समय पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले के लोग ये अनुमान लगाए थे कि सेल्स कुछ गंदे चीज़ों से बनता है, कोई मतलब न्यू सेल्स कैसे बनते हैं ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे उस समय पोस्टुलेट्स, बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए थे कि नए सेल्स जो बनते हैं, मतलब धरती पे पहला सेल कैसे आया, उसके बारे में अलग अलग विभिन्न प्रकार के पोस्टुलेट्स दिए गए थे। और वो सारे अच्छे से, वो सारे कुछ भी सही नहीं थे, वो सारे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे कि न्यू सेल्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले रुडोल्फ विर्चाव ने ही एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। न्यू सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये बोलने वाले साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चाव, जो कि कौन से सन में बोला? 1855 में उन्होंने बोला। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी।
मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या हुआ, सेल थ्योरी तो पहले से हम लोग देखे थे सेल थ्योरी, अब ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी में जो शिलेंडर और श्वान साहब ने बोला था उनके पोस्टुलेट्स प्लस रुडोल्फ विर्चाउ ने जो बोला वो दोनों को क्लब करके, वो दोनों को साथ मिला के हम लोग एक बोलते हैं कि एक नया सेल थ्योरी आया जिसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये बोलता है बस वही जो इन्होंने दिया था, जो पोस्टुलेट्स इन्होंने दिया था बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और उनके ही प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी सेल्स है वो अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी अभी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए थे। मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी बेसिकली श्लेंडर श्वान साहब के ही थ्योरी में इनके थ्योरी को ऐड करके हम मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ते हैं। समझ में आया क्या बोले, बस यही है मॉडर्न सेल थ्योरी। अगर आपको पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया, अगर आपको पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया तो आप बोलोगे श्लेंडर और श्वान साहब ने दिया, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था तो आप श्लेंडर और श्वान के साथ आप रुडोल्फ विर्चाउ का भी नाम लोगे। क्लियर है, यहां तक का चीज आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके शरीर में बस एक सेल प्रेजेंट होता है, मतलब पूरा उनका शरीर बस एक सेल से मिलकर बना हुआ होता हो, उसको बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे जीवाणु, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलर होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, और जिनके शरीर में एक सेल्स होंगे उनको बोलेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। तो चाहे कैसा भी प्रकार का बैक्टीरिया हो ना, बैक्टीरिया हमेशा एक सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, पारामीशियम, ये सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम सब ह्यूमन भी किस में आते हैं, एनिमल्स में ही आते हैं। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना वो सारे के सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे सेल का टाइप देखने वाले हैं कि सेल किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल नाम ही अपने आप बोल रहा है। देखो प्रोकैरियोटिक क्या लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब, या फिर कैरियो शब्द कहीं पे लिखा हुआ हो ना, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो का कहीं पर भी अगर आपको देखो कैरियो तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप का सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जो पुराने टाइप का सेल हो। ठीक है, जिनमें ऐसे सेल्स जिनमें पुराने टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें पुराने टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यू का मतलब होता है इसका मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब कि ऐसे न्यूक्लियस जो ट्रू न्यूक्लियस है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मिलता है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। देखो ये सेल है पूरा, ये न्यूक्लियस मत समझना, ये पूरा सेल है, इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और देखो ये जो सेल है, ये जो पूरा प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि न्यूक्लियस का बाउंड्री ही नहीं बना हुआ। आप तो बचपन से देखे होगे कि ये अगर पूरा सेल है तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस ऐसे बनाते हैं, इसके अंदर बनाते हैं। यहाँ पे तो भैया न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट है। तो यही तो बात है ना, इनमें प्रिमिटिव काइंड का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रिमिटिव काइंड का न्यूक्लियस में कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। अब देखो, रुको पहले यहाँ पे देखो ये जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है, इनमें तो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन प्रॉपर तो बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। अब आते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में डिस्कशन अच्छे से होगा आगे आने वाले वीडियोस पे, आगे आने वाले क्लासेस में। यहाँ पे बस आपको बता देते हैं कि अगर एक ये सेल है ना,
तो अगर ये एक न्यूक्लियस है, आपको तो इतना पता होगा, इतना चीज़ पता होगा, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, मतलब ये जो न्यूक्लियस ड्रॉ किए हैं इसके अंदर ही डीएनए होता है। और डीएनए को बांध के एक जगह न्यूक्लियस के अंदर रखने वाला जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। फिर से देखो, फिर से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। डीएनए को एक जगह पे न्यूक्लियस के अंदर रखने वाला जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। अब आप बोलोगे कि इनमें क्या प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डीएनए पूरा साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ प्रेजेंट होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो डीएनए है वो एक जगह पे प्रेजेंट होता है और इनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनमें दूसरे प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली इनको एक ही जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे रखते हैं। स्पेसिफिक जगह मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रैंडमली कैसे भी इस तरह से पड़ा हुआ है, इस तरह से नहीं होता है। होता किस प्रकार से, मान लो ये एक सेल है तो ऐसे प्रेजेंट होगा, एक जगह पे प्रेजेंट होगा। तो ये एक जगह पे बांधने वाला जो यहाँ पे प्रोटीन होगा वो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन ना होके कोई दूसरा प्रोटीन होता है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ना होके कोई दूसरा प्रोटीन होता है। क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आना हिस्टोन प्रोटीन का कंसेप्ट, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहां पे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्लियर हुआ। देखो अब यहाँ पे इसके और बताया गया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और यहाँ पे बताया है। इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। अभी ये सब कुछ मत देखना, कुछ भी मत देखो अभी, ये बस ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करो। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है, इसको विजुअलाइज कर लो पूरा अच्छे से, अपने माइंड में स्कैन करो इसको। उसके बाद देखो, इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब क्या होता है यार? सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज किसको बोलते हैं वो सब देखेंगे, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। बस आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार के ऑर्गेनेलीज हो गए। क्लोरोप्लास्ट नाम सुना होगा, बस बहुत बेसिक सा नाम बोल रहे हैं, ये सब तो आपने सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में भी ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं। क्या इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलते हैं? नहीं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को नहीं मिलते। मतलब ऐसे ऑर्गेनेलीज, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनका अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है, अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास खुद का अपना मेम्ब्रेन होता है ना, वैसा सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। मतलब समझे? ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज जिनका खुद का मेम्ब्रेन हो, वैसे ऑर्गेनेलीज कभी भी प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में ऐसे ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगे जिनका मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें ऑर्गेनेलीज तो देखने को मिलेंगे, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। और वैसे यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, कोई बात नहीं, अभी बस नाम सुनो, अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, बस नाम सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ये सारे मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेलीज है जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेलीज है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता होगा? वो होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेलीज है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब बताओ, तो ये राइबोसोम यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये मेम्ब्रेनलेस है, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वैसे ही ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगे जिनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जैसे कि राइबोसोम, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोकैरियोट्स के अंदर वही ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या होता है? जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है सब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। क्या इनमें राइबोसोम देखने को मिलेगा? यस, क्योंकि इनमें यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्लस मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज सारे देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर सब देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस? क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल क्या क्या होते हैं।
पहले क्लियर हो गया आपको? एक सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है ना, ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल, ठीक है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल देखने वाले हैं कि इसके बारे में भी पढ़ेंगे और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए कि एक सेल दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल देखने वाले हैं कि अलग अलग प्रकार के यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पे आपको बताए हैं हम, ठीक है। देखो, एक ये सेल है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे वहीं पे देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरा, ठीक है। देखो, ये एक सेल है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो बाहर क्या होता है? सेल वॉल, बाहर है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। बाहर है सेल वॉल, इसमें है सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन है, सारा ध्यान आप मेरे बातों पर देना, क्योंकि हम सब जो भी यहाँ लिखा हुआ ना सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब अगर इधर उधर पे ध्यान दोगे तो बातों को समझ नहीं पाओगे फिर। यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल में वो है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल के केस में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे सेल वॉल के बाद क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये बताए हैं कि क्या क्या चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर आते हैं आपके वही क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते होंगे, प्लास्टिड भले नाम ना सुने हो लेकिन क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते होंगे, जहाँ पे खाना बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। हमारे बॉडी के सेल्स अपने आप से खाना नहीं बना सकते, उनमें वो क्षमता नहीं होती है कि वो खुद से खाना बना सके, ठीक है। तो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, मतलब सेंटर पे सबसे बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये सब किस में देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में देखो, अब यहाँ पे क्या देखना ना, अब यहाँ पे कुछ कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे वैक्यूल तो आप जान गए कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट देखो, जिसमें जिसमें स्टार मार्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी में प्रेजेंट होगा, दैट इज प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और जिसमें जिसमें कुछ मार्क नहीं है मतलब वो दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। डायग्राम से आप ये क्लियर हो जाएगा। वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ यहीं प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट यहीं प्रेजेंट है, और सेल वॉल यहीं प्रेजेंट है बस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, अब ये क्या होता है? आपको नाम बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा लेकिन सबको बताएंगे अभी, बस नाम सुन लो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होगा, गोल्जी बॉडी दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रियोल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्टार मार्क है, मतलब कि ये सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और बाकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी बताए थे, रफ ईआर बोलो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलो, वो दोनों में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, स्मूथ ईआर दोनों में प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल ही है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन भी यही फ्रेम होता है कि क्या ऐसा चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और क्या ऐसा चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हर चीज़, हर जो बता रहे हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे बता जा रहा, हर क्वेश्चन, हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। जैसे क्या चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा? दैट इज सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये वैक्यूल मतलब बहुत लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंसेस आपको क्लियर है? तो चलो अब आगे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है ना, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस क्या क्या होते हैं, और राइबोसोम किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे चीज़ अगर आपको अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया सेंट्रियोल क्या होता है, कि क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। तो कैसे तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो पूरा सारे के सारे ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस को डिटेल में पढ़ने के बाद हम इस पेज में आएंगे और ये इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको ध्यान से हर एक चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है।
अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब बाहर से अंदर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में देखेंगे। सेल वॉल किस में प्रेजेंट था? प्लांट सेल में प्रेजेंट था, ठीक है। तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक सख्त सा स्ट्रक्चर होता है, और सख्त होने की वजह से उसको एक मतलब प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो ये एक रिजिड सा स्ट्रक्चर है, तो इसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड किया है, उसी प्रकार से सेल वॉल सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। अब वो थोड़ा सा रिजिड सा स्ट्रक्चर है, तो उसको डैमेज से तो प्रोटेक्ट करता होगा। मैकेनिकल डैमेज मतलब इसको फेंक देना, या कहीं गिर जाता है, या कहीं इधर उधर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डैमेज होना, ठीक है। तो मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है ये सेल वॉल सेल को, ठीक है। अब ये डायग्राम पे मत ध्यान दो, अभी देखो यहाँ पे क्या है। तो किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है? प्लांट में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी होता है, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्लांट में प्लांट का सेल वॉल, अब जैसे मान लो सेल वॉल प्लांट में अलग चीज़ से बना हुआ है, फंजाई में अलग चीज़ से सेल वॉल बना हुआ है, बैक्टीरिया में अलग चीज़ से बना हुआ है सेल वॉल। प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है, और बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब तुम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो, इसको स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये है एक तरह का प्लांट सेल, या फिर एक इसको बोल सकते हैं टिश्यू भी है, प्लांट टिश्यू भी है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स का समूह है जिसका जो सिमिलर देखने में है और उनके बीच का इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये सब मिलके अगर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा तो ये एक टिश्यू बना रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है? सेल वॉल। सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। और देखो यहाँ पे भी वैसे ही है, सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक सेल को और ये एक सेल के बीच में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है। ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज कलर का कुछ एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला। इस मिडिल लैमेला का क्या फंक्शन है, अभी हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। बस आप ये समझो, ये क्या है? ये आपका ऑरेंज वाला, ये मिडिल लैमेला है, ठीक है। ये मिडिल लैमेला है। और देखो ये आप ये इसको देख पा रहे हो अच्छे से? ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे, अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पर, उस पर अभी फिर आएंगे, इस पर अभी फिर आएंगे, रुको पहले इसको देखो। अगर मान लो कोई अगर प्लांट है, कोई अगर प्लांट बहुत यंग है, यंग मतलब कि अभी वो सीड से जर्मिनेट पौधा बना है, छोटा सा पौधा बना, अगर वो सीड से जर्मिनेट होकर अभी एक छोटा सा पौधा बना है, ठीक है। अब उस पौधे को अगर आप देखोगे तो उसमें अगर वो पौधा है तो उसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो अब वो उसमें जो सेल्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो प्लांट सेल है तो उसके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो उसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है यंग प्लांट सेल में, मतलब ऐसे प्लांट्स जो अभी मतलब बहुत यंग है उनमें प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल का टाइप्स यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि दो प्रकार के सेल वॉल होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो यंग प्लांट में प्रेजेंट होता है, यंग प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होते होते वो जब प्लांट मैच्योरेशन की तरफ जब मूव करता है ना, तो उसी तरह से उसमें प्रेजेंट जो सेल वॉल है वो भी मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है। मतलब सेल वॉल जब सेल मैच्योर करता है तो यही सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में, मतलब प्राइमरी सेल वॉल तो प्रेजेंट हो गई, मतलब एक मैच्योर, ध्यान से सुनो, एक मैच्योर सेल है, ठीक है। पहले एक यंग प्लांट था, यंग प्लांट में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट था। जब वो सेल मैच्योर हो गया, तो उसमें क्या होगा कि प्राइमरी सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब ये प्राइमरी सेल वॉल तो इसमें भी प्रेजेंट होगा, साथ साथ यहाँ पे अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये प्राइमरी सेल वॉल था, ठीक है। अब इसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होगा ना, वो हमेशा अंदर की तरफ होगा, मतलब इधर आके जुड़ेंगे, इधर आके सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन क्या प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ, बाहर से होता है या फिर इसके अंदर से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन अंदर की तरफ से होता है। भैया याद रखना, ये अंदर की तरफ से होता है, क्योंकि एक सेल जो है ना वो अंदर ही कुछ कुछ सिंथेसाइज करती है, कुछ कुछ बनाती है, और उसको ही यहाँ पे लाके वही यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, वही यहाँ पे जमा हो जाता है। डिपोजिट का मतलब जमा हो जाता है इस जगह पे, और ये क्या बनाता है? सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब कि एक सेल में प्राइमरी सेल वॉल अगर ये है तो सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन हमेशा अंदर की तरफ होगा। बस मेरा कहने का मतलब यही है।
और सेकेंडरी सेल वॉल बनता कब है, जब एक सेल मैच्योर करती है, जब एक सेल मैच्योरेशन पे जाती है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, फॉर्म ऑन इनर साइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर की तरफ से डिपोजिशन होता है। क्लियर है। अब आते हैं मिडिल लैमेला पे। ये मिडिल लैमेला पता है कौन है, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट था ऑरेंज वाला जो आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो मिडिल लैमेला है वो सारे सेल्स को जोड़ के रखना चाह रही है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसके बीच में इस तरह से प्रेजेंट है, दोनों सेल के बीच में प्रेजेंट है ताकि दोनों को अच्छे से जोड़ के रखे। तो मिडिल लैमेला का काम ही यही होता है कि आपस में आसपास जो प्रेजेंट सेल है उसको जोड़ के रखने का काम होता है मिडिल लैमेला का। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि मिडिल लैमेला का काम होता है नेबरिंग सेल्स को टुगेदर रखना, मतलब कि जोड़ के रखना, आसपास के सेल्स को जोड़ के रखने का काम किसका होता है, मिडिल लैमेला का होता है। मिडिल लैमेला बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट का, मिडिल लैमेला बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, अभी आगे बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं। अभी पहले ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा आप यहाँ पे देखे थे, प्लाज्मोडेस्माटा किसको बोलते हैं, देखो ये इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करता है पता है, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये बेसिकली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को भेदता हुआ मतलब कि उसको ये पेनिट्रेट करता हुआ ये सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब इसके जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस साइटोप्लाज्म मतलब समझते हो ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसका साइटोप्लाज्म को इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का होता है। ठीक है, और ये मिडिल लैमेला, सेल वॉल सबको भेदता हुआ स्ट्रक्चर है ताकि ये दोनों सेल कनेक्ट हो पाए, उसी प्रकार से ये दोनों सेल कनेक्ट हो पाए, उसी तरह से ये दोनों सेल कनेक्ट हो पाए। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या हुआ, आसपास के सेल के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करना, कनेक्शन उसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना। तो मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा में कंफ्यूज मत होना, मिडिल लैमेला का काम होता है आसपास के सेल को एक साथ जोड़ के रखना, और प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है कि आसपास के सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखना ताकि इसका साइटोप्लाज्म एक सेल का और दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म में कनेक्शन हो, जैसे इस प्रकार का कनेक्शन रखता होगा, इस प्रकार का, जैसे ये इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में वही लिखा हुआ है कि सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ट्रांसवर्स्ड मतलब ये होता है कि भेदता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ। तो सेल वॉल और मिडिल लैमेला को पेनिट्रेट करता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसका काम क्या होता है कि ये जो सेल है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है, इसके साइटोप्लाज्म को और इसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। तो प्लाज्मोडेस्माटा का वही काम होता है। और मिडिल लैमेला का काम क्या होता है, इस सेल को और इस सेल को कनेक्ट करके रखना। यहाँ पे मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगा, इस प्रकार से मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगा जो इस सेल को जोड़ के रखेगा। ग्लू समझ लो, ग्लू की तरह, कि मान लो ये ग्लू है तो ग्लू इसको और इसको जोड़ के रखेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर है ना मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट था, प्लांट सेल में प्रेजेंट था, और प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला स्ट्रक्चर किस में हो सकता है, मतलब बाहर से अंदर आए तो सबसे पहला जो भाग है वो किस में हो सकता है, एक एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता है। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसमें सबसे जो आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सबसे बाहर होता है सेल वॉल, उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल के लिए सेल वॉल बाहर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर का लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर एक एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। देखो ये ध्यान से इसको देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर को, ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। अब ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो क्या है, ये लिपिड प्रेजेंट है। चलो इसको बाद में देखना, सबसे पहले ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में सेम होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना, तो इसी प्रकार से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में इसी प्रकार का दिखेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा।
क्योंकि प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस और यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में डिफरेंस था, दोनों में बहुत विभिन्नताएं थे, विभिन्नताएं आई मीन के डिफरेंसेस बहुत थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है ना, बहुत डिफरेंसेस थे। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या ऐसा कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर है, तो क्या बोलोगे आप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सेलेक्ट कर करके कुछ चीज़ों को ही एंटर करेगी। मतलब लेट सपोज करो ये सेल है, ये तो आपको ऐसे डायग्राम बना हुआ है ना, लेट सपोज करो ये सेल का अंदर वाला भाग है, ये आउटर वाला भाग है, ठीक है। तो आउटर वाले भाग से वो चूज करती है कि किसको अंदर ले जाना है, किसको अंदर नहीं ले जाना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करके ही परमिट करती है अंदर जाने के लिए, सेलेक्ट करती है क्योंकि इसमें प्रोटीन के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये प्रोटीन के चैनल्स के प्रेजेंट होने की वजह से, अब प्रोटीन के चैनल्स क्या होते हैं सब बताएंगे, रुको बस इतना याद रखो कि ये चूज करती है, मतलब ये समझो ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। एक गार्ड क्या करता है, घर में किसको किसको, मान लो कि आप घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रखे हो, तो गार्ड किसको किसको अलाउ करेगा, वो देखेगा कि हाँ ये घर का आदमी है तो उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज वो पूछताछ करेगा, और अगर कोई बाहर के आदमी होंगे तो उसको किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो गार्ड की तरह काम करने वाले जो स्ट्रक्चर है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ये सेलेक्ट करके ही सेल के अंदर चीज़ों को भेजती है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 3 पार्ट होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ मिल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है वो समझो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल के बनता है लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो लिपिड देखो, लिपिड क्या होता है ये तो आपको बताया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी बस ये देख लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो और इसमें जो मेन लिपिड होता है वो होता है फोस्फोलिपिड, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है बताओ? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड तो प्रेजेंट है, अब इसमें लिपिड भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें जो मेन लिपिड प्रेजेंट होता है, इसके मेम्ब्रेन में जो मेन लिपिड प्रेजेंट होता है वो होता है फोस्फोलिपिड। अब फोस्फोलिपिड क्या है भाई? देखो यहाँ पे ये जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है? फोस्फोलिपिड। ये सारे स्ट्रक्चर फोस्फोलिपिड है। तो वही एक स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को दिखाएगा कि ये फोस्फोलिपिड है, ये पूरा एक को क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड बोलते हैं। देखो ये क्या है? फोस्फोलिपिड। तो फोस्फोलिपिड जो है उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का जानना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, जितना आपके सिलेबस में आएगा बस उतना ही बता रहे हैं, उतना चीज़ों को कवर कर रहे हैं बस, ठीक है। देखो फोस्फोलिपिड सबसे पहले क्या था? लिपिड में मेन लिपिड क्या है? फोस्फोलिपिड। अब फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, फोस्फोलिपिड में एक ये होता है, एक ये और एक ये प्रेजेंट होता है, बस और कुछ नहीं है। ये एक फोस्फोलिपिड है, ये एक फोस्फोलिपिड है। फोस्फोलिपिड में एक पोलर हेड होता है और एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। पोलर हेड होता है और एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर होना, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये पानी से दूर भागता है, ये स्ट्रक्चर पानी से दूर भागता है। और ये हाइड्रोफिलिक है, ये जो पोलर हेड है ये क्या है? हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है। अब बस इतना याद रखो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है ना, इसमें ये पानी से प्यार करता है और ये पानी से नफरत करता है, ठीक है। जो पानी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और जो पानी से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। क्लियर है? तो देखो ये पानी से प्यार करने वाला पार्ट है, ये पानी से हेट करने वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, ये इसी प्रकार से क्यों प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप समझ लो। ये इसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों होता है? क्योंकि एक मान लो ये पूरा मिलकर एक सेल बनाएगा ना, ये तो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन को ना जूम करके दिखाएं यहाँ पे, ये पूरा ऐसे करके पूरा कंप्लीट सेल बनाएगा। तो सेल के बाहर भी पानी प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर भी तो 80% सेल तो पानी से ही मिलके बना होता है ना, 80% सेल में पानी ही होता है बस। तो यहाँ पे भी पूरा पानी भर के प्रेजेंट है और इस जगह पे भी पानी पूरा भर के प्रेजेंट है। तो पानी दोनों जगह होने की वजह से ये जो टेल है ना, अगर मान लो ये जो टेल है ना, पहले ये समझ लो, रुको, ये जो टेल है ना ये बेसिकली पानी से तो हेट करता है, इसीलिए ये टेल दोनों साइड में अंदर की तरफ होता है टेल, ठीक है। और इस जगह में जैसे ये तो पूरा कंप्लीटली पैक्ड होगा ना इस प्रकार से, तो ये पार्ट है ना, ये पूरा जो पानी से हेट करता है वो वाला पार्ट एक साथ इधर की तरफ फेस्ड होगा। कोई आपको पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी प्रकार से क्यों होता है? ऐसे भी तो हो सकता है डबल मेम्ब्रेन अगर बनाना है, ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप इससे मेम्ब्रेन बनाओगे तो ये वाला भाग तो अंदर की तरफ फेस कर रहा है जहाँ पे 80% वाटर ही प्रेजेंट है,
तो ये वाला भाग तो फिर हेड वाला भाग है ना, पानी से नफरत करता है, तो ये पानी की तरफ फेस ही नहीं करना चाहते, इसलिए अगर आप इसको ऐसे भी अरेंज कराओगे ना तो ये अपने आप उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ताकि पानी से हेड करने वाला भाग एक तरफ आ जाए ये, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर लेते हो ना, विजुलाइज कर लेते हो, तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन पानी से प्यार करने वाला पार्ट था और कौन हेट करने वाला पार्ट था, क्योंकि पानी से जो प्यार करने वाला पार्ट है ना वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फेस करता होगा, और जो पानी से हेट करने वाला पार्ट है वो बीच में इस प्रकार से अरेंज होगा। क्लियर है ना? इसको क्या बोलते हैं? पोलर हेड। पोलर हेड जो पानी से प्यार करता है उसको बोलते हैं पोलर हेड। तो ये पोलर हेड हो गया, और ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। ये पुच्छी जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको टेल बोलते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पानी से हेट करता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक टेल बोल रहे हैं, ठीक है। अब यही बोला गया कि फोस्फोलिपिड जो है वो अरेंज होता है बाई लेयर में। बाई लेयर मतलब क्या हो गया? दो लेयर में अरेंज होता है, दो लेयर में अरेंज होता है। तो यही तो है कि एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। तो फोस्फोलिपिड कैसे अरेंज है? अरेंज इन ए बाई लेयर। देखो ये दो लेयर में अरेंज होता है फोस्फोलिपिड, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये क्लियर होने के बाद अब आप देखो, एक मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉडल दिया गया था। देखो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन चल रहा था ना, जब साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा कैसा, इसका मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था। किसी ने बोला था कि इस प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, किसी ने बोला था इस प्रकार का होता है। तो अलग अलग प्रकार का मॉडल हम लोग को नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक मॉडल है जो दिए थे सिंगर और निकोलसन ने मिलके ये मॉडल दिया था, इसके बारे में सिर्फ हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है। तो वही यहाँ पे बस इतना सा जानना है। रुको अभी इसको मत जाना, इस पर मत जाना, इसको मत देखो अभी, रुको इधर ध्यान दो अभी, ठीक है। आपका ध्यान अभी पूरा यहाँ पे होना चाहिए। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो बहुत सारे मॉडल उसमें दिए जा रहे थे, लेकिन जो सबसे फेमस मॉडल है, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, वो दिया गया था, वो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो डबल मेम्ब्रेन है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज है ना लिपिड, ये बेसिकली एक क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी फ्लूइड मतलब कि हल्का हल्का सा फ्लूइड और हल्का हल्का सा, मतलब समझ लो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे बीच बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट है। देखो इस प्रकार से प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इस जगह इस तरीके से ऐसा भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से, जेली लाइक इसका नेचर होने की वजह से, ये जो लिपिड अरेंज है इसका जेली लाइक नेचर होने की वजह से ये प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट अलाउ करता है। लैटरल मूवमेंट मतलब ये जो प्रोटीन है ये इस तरह से मूव कर सकता है, इधर 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 इस प्रकार से ऐसे मूव कर सकता है। तो वही फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, उसका कोई पूछे कि किस तरह से दिखता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, वो कैसा डायग्राम उन्होंने बताया था? देखो ये डायग्राम था, और उन्होंने बोला क्या था? इस फोस्फोलिपिड का नेचर क्वासी फ्लूइड जेली लाइक होने की वजह से इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो लैटरली मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो लैटरली मूव कर सकते हैं। और इसी लैटरल मूवमेंट को कि कितना वो लैटरली मूव कर सकता है उसको बोलते हैं, उसको मापते हैं हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। कितना वो मूव कर सकता है इधर से उधर, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन के विद इन, वो कितना उसका क्षमता है इधर उधर मूव करने का, उसको मापते हैं हम लोग फ्लूइडिटी में, मतलब फ्लूइडिटी में उसको मेजर करते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस आप इतना याद रखो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल क्या था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल था, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आपने वो डायग्राम देखा जो पहले बताए थे, वो डायग्राम को ध्यान में रखना और याद रखना कि जो मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर क्या होता है? जेली लाइक नेचर होता है, मतलब कि क्वासी फ्लूइड नेचर होता है उसका, ठीक है। उसकी वजह से प्रोटीन लैटरली मूव कर सकता है। उसमें जो प्रोटीन्स होता है, क्योंकि आपको पहले ही बताए थे कि इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन ये लैटरली मूव कर सकता है, इस प्रकार से ऐसे मूव कर सकता है, ये इस प्रकार से मूव कर सकता है। तो इसका जेली लाइक नेचर होने की वजह से प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट हो सकता है, बस इतना ही याद रखना है। और ये डायग्राम को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो इसमें प्रोटीन दो प्रकार का बनाया गया है, ध्यान से देखो। इसमें एक प्रोटीन वो है जो मेम्ब्रेन में कंप्लीटली एम्बेडेड है, ये प्रोटीन है। देखो ये कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन है, ये एक इनकम्प्लीट एम्बेडेड प्रोटीन है, मतलब ये भी एम्बेडेड है, मतलब मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ये भी धंसा हुआ है, लेकिन ये कंप्लीटली धंसा हुआ है। और ये
हल्का सा धसा हुआ है। तो ऐसे प्रोटीन जो कम्प्लीटली धसे हुए होते हैं या फिर आधा भी धसे हुए होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन। उनको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन में धसे हुए नहीं होते हैं, जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर से प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर है? पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे बोले थी कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, लिपिड भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? बस आपको इतने ही ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? देखो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किन में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और डीएनए के अंदर हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसा कि हमने पहले बताया था। ठीक है, तो अब चलो इस न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। ये न्यूक्लियस, इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल का ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? सेल का दिमाग बोलते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। देखो अब यहाँ पे तुमको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना कि जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है ना, न्यूक्लियस में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। और जितने भी ऑर्गेनेल्स आप आगे देखोगे जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है उनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा ही होगा। इसको ध्यान में रख लो। तो इनमें डीएनए प्रेजेंट है तो इनमें भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इनमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, एक ये अंदर वाला मेम्ब्रेन और एक ये बाहर वाला मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन साहब। ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस क्या होता है ये आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, सॉरी आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रख लो कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, बस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाले द्रव्य को, सॉरी द्रव्य बोलते हैं ना शायद, हिंदी मेरा थोड़ा सा वीक है यार, संभाल लेना प्लीज़। देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल में प्रेजेंट होने वाला, सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल। इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। देखो ये है न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट क्यों होता है? फॉर पैसेज ऑफ डीएनए और फॉर पैसेज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो इसका मतलब समझो, इसका बेसिकली देखो कैसा है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस नहीं है, रुको, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए से आरएनए बनता है, उसको आप जानते नहीं होगे ना। बस इतना समझो ना, अभी बताएंगे ये सब चीज़ भी बताएंगे, आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। बस इतना समझो कि जो आरएनए अगर इसके अंदर बना है ना, तो आरएनए यहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? यही न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है बाहर की तरफ। ये मान लो ये एक सेल है, तो ये जो आरएनए बना है ये यहाँ से यहाँ जाता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाता है। यही न्यूक्लियर पोर के वजह से, ये न्यूक्लियर पोर जो होता है ना इसी के थ्रू जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाता है, यही जाता है। और प्रोटीन भी ऐसा ही होता है कि प्रोटीन का अगर यहाँ से यहाँ आना है, प्रोटीन को, कोई भी मान लो प्रोटीन है जिसका रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियस के अंदर, हो सकता है रिक्वायरमेंट हो, तो प्रोटीन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ जो प्रोटीन जाता है वो इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाता है। इसका ये न्यूक्लियर पोर का यही सिग्निफिकेंस है कि फॉर पैसेज ऑफ आरएनए या प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है ना इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अब बाद में बताएंगे, अभी क्रोमेटिन आपको समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में। क्रोमेटिन के बारे में, सेंट्रियोल के बारे में सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम उस चैप्टर में। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मत बोलना कि सेंट्रियोल नहीं बताएं, जरूर बताएंगे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब डीएनए प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता है। इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है फॉर द पैसेज ऑफ किसके आने जाने के लिए? प्रोटीन और आरएनए के आने जाने के लिए। यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस किसको बोलते हैं? देखो पेरी न्यूक्लियर स्पेस मत पढ़ो, अभी छोड़ दो, रहने दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने का। बस इतना समझना तो समझ सकते हो। जैसे मान लो ये दो मेम्ब्रेन ना, तो इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसे यहाँ पे देखो ये इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। क्लियर है? तो आपको इतने ही याद रखना है बस न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ। न्यूक्लियस इज ओवर, अब हम लोग मूव करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है भाई?
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये कैसा सिस्टम है? देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस को बोलते हैं साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोले हम? कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलिस को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं कि वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग है। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइजोसोम और वैक्यूल, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। क्या क्या बोले? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी हर एक ऑर्गेनेलिस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बताएंगे। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग क्यों है? क्यों इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब इनके फंक्शंस सारे के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि उनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड या आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब एक एक करके सेल ऑर्गेनेलिस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक, पहले नाम इसका समझो। अभी अब देखना स्टार्ट करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, रुको पहले ये समझो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मतलब कि अंदर, मतलब सेल के अंदर, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एंडोप्लाज्मिक मतलब क्या हुआ? एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाला स्ट्रक्चर, और नेट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि रेटिकुलर या फिर रेटिकुलेट इसका मतलब होता है नेट लाइक। रेटिकुलम का मतलब होता है नेट लाइक। कहीं भी बायोलॉजी में रेटिकुलेट या रेटिकुलम इस तरह से शब्द आए ना, उसका मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाला स्ट्रक्चर जो कि नेट लाइक होता है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम समझ में आ गया? अब देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ टिनी डब्ल्यूज, मतलब छोटे छोटे से इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप देख सकते हो इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि ऐसे बिखरे हुए से पड़े हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए से स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रफ ईयर, एक होते हैं स्मूथ ईयर। ठीक है, तो रफ ईयर क्यों बोलते हैं यार? क्योंकि देखो रफ ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या है? एक ये भी ऑर्गेनेलिज है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेलिज है ना, उसी प्रकार से एक राइबोसोम भी एक प्रकार का ऑर्गेनेलिज ही है। ठीक है, तो रफ ईयर क्यों बोलते हैं? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हुए, रफ ईयर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, इसके ऊपर क्या है? ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ये राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, ये ज़्यादा करीब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? देखो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि राइबोसोम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, खुदरूरा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से वो थोड़ा खुदरा सा देखने को मिलेगा आपको, इसलिए इसको रफ बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस अलग होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस अलग होते हैं। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक चीज गांठ बांध लो कि राइबोसोम का काम होता है हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस। जहां भी राइबोसोम बोला जाए कि राइबोसोम का काम क्या होता है, चाहे वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो, राइबोसोम का सिर्फ और सिर्फ काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है ये राइबोसोम, तो ये राइबोसोम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट जो राइबोसोम है उसका भी काम यही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या हो गया? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है आपको? अब आपको रटने का जरूरत नहीं ना है,
रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस काम है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए रफ ईआर का काम भी वही हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब स्मूथ ईआर का काम क्या है? स्मूथ ईआर का काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट था ना, अभी देखे थे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट था, वही लिपिड का सिंथेसिस ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस करना या लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करना। अब यहाँ पे क्या है भैया, ये क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन। देखो, हार्मोन अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में होते हैं, हार्मोन अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। कुछ हार्मोन होते हैं प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स होते हैं, कुछ लिपिड के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो लिपिड के बने हुए जो लिपिड के भी बने हुए हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन के भी बने हुए हार्मोन्स होते हैं। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं ना, वो बेसिकली लिपिड के बने हुए हार्मोन्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन, जैसे कि एग्जांपल बता देते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन का, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आप सुने होंगे, नाम सुने होंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। तो इनका सिंथेसिस हमारे शरीर में कौन सा सेल्स का कौन भाग करता है? सेल्स का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। बस आप इतना याद रखना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना या फिर स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करना। स्टेरॉयडल हार्मोन मतलब कि जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इस सब चीज़ों का सिंथेसिस करना। ठीक है, या फिर आप इतना भी याद कर लोगे ना कि लिपिड का सिंथेसिस करने वाला जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है वो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस आप इतना ही ध्यान रखो, बस इतना ही ध्यान रखो, एंड दैट्स ओके। इतना ही याद रखना है और इतना ही में हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गया। और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोल्जी एपरेटस। अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, इस छोटे छोटे प्रोटीन के वेसाइकल्स बने हुए। देखो, ये प्रोटीन के वेसाइकल्स कौन बना के भेज रहा है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट है ना, वो इस पे काम कर रहा है और प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, प्रोटीन के वेसाइकल्स बना रहा है। रफ ईयर क्या कर रहा है? प्रोटीन के वेसाइकल्स बना रहा है। ये जो प्रोटीन वेसाइकल्स है ये कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन वेसाइकल्स का देखना आगे काम पता है कहाँ पे होगा? गोल्जी बॉडी करेगा। इस प्रोटीन वेसाइकल्स का आगे कुछ मॉडिफिकेशन काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए बोल जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड क्यों है? क्योंकि इसके बाद का ये तो प्रोटीन बना के भेज देता है, ये प्रोटीन बना के कहाँ भेज देता है? गोल्जी बॉडी को भेज देता है। ये प्रोटीन के वेसाइकल्स अब देखना गोल्जी बॉडी से आके मिलेंगे। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन बना देना। अब प्रोटीन का आगे मॉडिफिकेशन वाला काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। तो चलो अब गोल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं। देखो, ये है गोल्जी बॉडी, ये है गोल्जी बॉडी। देखो देखो देखो, इसका डिस्कवरी किसने किया था? गोल्जी एपरेटस का। याद करो, बोलो बोलो बोलो। कैम्लियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस को कभी कभी गोल्जी बॉडी भी बोल देते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि गोल्जी एपरेटस कुछ और है, गोल्जी बॉडी कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, देखो ये गोल्जी एपरेटस है। अब इसके बारे में क्या आपको याद रखना है? देखो, इसके बारे में क्या याद रखना है? याद रखना है कि गोल्जी बॉडी में ये जो लंबे लंबे से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्ने। इसको बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्ने। अच्छे से देखो, सिस्टर्नी बोलते हैं, क्योंकि एक इसी प्रकार से दूसरा शब्द भी आएगा, तो आप वो दोनों शब्द में एग्जाम में देख के कंफ्यूज हो सकते हो। सिस्टर्ने आप ऐसे याद रखो, सिस्टर। ऐसा नहीं लग रहा कि सिस्टर्ने को पहले सिस्टर बोल रहे हैं, मतलब ऐसे जो स्ट्रक्चर जो एक साथ प्रेजेंट होते हैं इसको सिस्टर्ने बोलते हैं। ये सिस्टर जैसा नहीं लग रहा कि एक साथ प्रेजेंट, तो ये सिस्टर है। इसको क्या बोल रहा है? सिस्टर नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो सिस्टर्ने का कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है कि ये फ्लैट डिस्क शेप सैक होते हैं, मतलब ये चपटे से डिस्क शेप सैक प्रेजेंट होता है। किसमें? गोल्जी एपरेटस में, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के जस्ट पैरेलल अरेंज होते हैं। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। देखो इस प्रकार से ये बिल्कुल पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। अब ये गोल्जी एपरेटस का फंक्शन देखना है, किसका फंक्शन क्या है? फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। कोई आपको एग्जाम में अगर पूछे कि मटेरियल का पैकेजिंग करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। पैकेजिंग वर्ड शब्द ही कहीं आपको दिखे ना कि पैकेजिंग कौन कर रहा है, तो गोल्जी बॉडी ही हमेशा आएगा, हमेशा गोल्जी बॉडी आएगा। पैकेजिंग का काम तुम्हारा गोल्जी बॉडी का ही होता है। जैसे ये जो प्रोटीन वेसाइकल्स यहाँ पे थे ना, इस प्रोटीन वेसाइकल्स को लेट सपोज करो पैक करना है। ठीक है, ये तो वेसाइकल्स, मतलब ये वेसाइकल्स को पैक करना है, पैक करके कहीं भेजना है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जो गोल्जी एपरेटस है ये क्या करेगा?
जैसे ये जो प्रोटीन निकला, अब ये प्रोटीन निकल के पता कहाँ जाएगा, इससे आके फ्यूज करेगा, गोल्जी अपरेटस से फ्यूज करेगा, और गोल्जी अपरेटस के अंदर क्या काम चलेगा, इस प्रोटीन को पैकिंग करने का काम चलेगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल या फिर प्रोटीन का यहाँ पे एग्जांपल ये, और ये दूसरे चीज़ों को भी पैक करने का काम करता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो वो से सब्सटेंस को पैक करता है, या तो उसका टारगेट सेल के अंदर ही हो, मतलब लेट सपोज करो ये जो प्रोटीन वेसाइकल जो बनाया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन आके यहाँ पे फ्यूज हो गया, ठीक है। अब वो प्रोटीन पैक करने के बाद उसका नीडेड है सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर उस प्रोटीन का जरूरत है, तो वो जहाँ पे सेल के अंदर जिस जगह पे जरूरत होगा वो वहाँ पे चला जाएगा। तो पैकेट करके भेजने का काम किसका है, गोल्जी अपरेटस का है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, अब वो जो पैकेज किया वो मटेरियल है वो या तो वो इंट्रासेलर जाएगा, मतलब सेल के अंदर जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे चल जाएगा, या फिर वो जो पैकेट बना के जो गोल्जी बॉडी जो छोड़ा है वो बेसिकली कहाँ जाएगा, हो सकता है कि वो सेल से बाहर निकल जाए, और अगर सेल से बाहर अगर कोई चीज़ निकलता है अंदर से बन के तो उसको बोलते हैं सिक्रेशन। तो या फिर हो सकता है कि वो सिक्रीट हो जाए आउटसाइड द सेल, वो पैकेट के फॉर्म में निकल के वो बाहर चल जाए, सेल के बाहर चला जाए, सेल के बाहर सिक्रीट हो जाए, निकल जाए बाहर, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, किसी भी मटेरियल को पैक करता है, पैक करके इसको कहाँ भेज सकता है, या तो सेल के अंदर जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिस टारगेट पे रिक्वायर्ड है वहाँ चल जाएगा पैक करके, या फिर वो सब्सटेंस बाहर सिक्रीट आउट हो जाएगा, सेल के बाहर सिक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट उसमें नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब देखो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोप्रोटीन बस आप इतना याद रख लो कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी यहाँ पर होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी होता है। अब प्रोटीन में अगर आप शुगर को ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब प्रोटीन में अगर आप लिपिड में, जो लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए थे लिपिड, अगर उस लिपिड में अगर आप शुगर को ऐड कर देते हो तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, और मतलब यहाँ पर किसी चीज का पैकेजिंग भी चलता है, साथ में किसी चीज का मॉडिफिकेशन भी चलता है। मॉडिफिकेशन भी चलता है किसी सब्सटेंस, जैसे मान लो इसके पास कोई सब्सटेंस है, कोई प्रोटीन आया, अब उस प्रोटीन में क्या करेगा, उस प्रोटीन में शुगर को ऐड कर देगा और क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। उसी प्रकार से मान लो इसके पास लिपिड आया, तो लिपिड में क्या करेगा, शुगर को ऐड करेगा और क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड बना देगा। तो मॉडिफिकेशन, उस प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया गया, प्रोटीन को मॉडिफाई करके क्या बना, वो ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, प्रोटीन को मॉडिफाई करके लिपिड बना दिया, ठीक है, सॉरी लिपिड को मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड बना दिया। तो ये काम, मॉडिफिकेशन का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का। लेकिन जो एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको यही पूछेगा कि पैकेजिंग का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, पैकेजिंग का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। और इसके जो एक जो ये यूनिट है, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। इसको इम्फेसाइज इस बात पे क्यों कर रहे हैं वो आपको बाद में समझ में आएगा, बस इतना याद रखो, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं और इसका काम होता है पैकेजिंग का। क्लियर है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज के तरफ। ये देखो, अब नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज है ये लाइसोसोम। लाइसोसोम आपका नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। चलो अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, मतलब कि अगर ये सेल के अंदर अगर लाइसोसोम प्रेजेंट है ना, तो इसके पास वो कैपेसिटी होता है कि पूरा सेल को ख़त्म कर दे। सेल को पूरा खत्म करने की कैपेसिटी किसके पास होती है, लाइसोसोम के पास होती है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेलिज है। ये किससे, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, इसलिए बोलते हैं इसको मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में क्या होता है, पैकेजिंग भी होता है। तो ये बेसिकली गोल्जी बॉडी भी इसको बनाता है, मतलब गोल्जी बॉडी तो बहुत सारी चीज़ों का पैक करता है ना, बहुत सारी चीज़ों का पैकेजिंग करता है। तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को भी बनाता है, लाइसोसोम को भी बनाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम कैसे बनता है, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी से भी बनता है लाइसोसोम, उसी से ही बनता है लाइसोसोम, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर क्या क्या से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये जो लाइसोसोम जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, इसके पास अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के। वो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो एंजाइम्स पूरा सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, समझ रहे हो, पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अंदर क्या क्या एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मान लो सेल के अंदर लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ तो, लिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अभी तो बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेसिकली इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होगा लाइपेज, इसके अंदर होगा प्रोटीएजेस। देखो एंजाइम्स के पीछे हमेशा एजेस लगा रहेगा, एजेस, जहाँ पर भी आपको एजेस या एसेस आपको दिखे ना, तो आप समझ लेना कि वो एंजाइम है।
लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेजेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएजेस, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो रिच इन ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स, इसके अंदर हर एक डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंजाइम्स है, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला और कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करने वाले इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स है वो डाइजेशन का काम तभी करते हैं जब पानी प्रेजेंट हो। अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा ना तो ये एंजाइम्स वर्क ही नहीं करेंगे सेल के अंदर। ठीक है, तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे? वर्क ही नहीं करेंगे। तो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होने वाला एंजाइम्स तभी काम करते हैं पानी के प्रेजेंट में, पानी के प्रेजेंस में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होने वाले एंजाइम्स बेसिकली कब काम करते हैं? पानी के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये जो एंजाइम्स है ये पानी के प्रेजेंस में ही काम करते हैं, इसीलिए इन एंजाइम्स को हाइड्रोलेजेस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। समझे? क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ एग्जाम में कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं ना हाइड्रोलाइसिस एंजाइम बोलते हैं, या हाइड्रोलेजेस बोलते हैं, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होने वाला एंजाइम्स पानी के प्रेजेंस में ही काम करता है, इसीलिए इसको हाइड्रोलेसिस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। क्लियर है? लाइसोसोम खत्म हो गया है। अब मूव करते हैं हम लोग वैक्यूल की तरफ। देखो वैक्यूल, अब वैक्यूल की तरफ सारा फोकस वैक्यूल की तरफ होना चाहिए आपका। ठीक है, देखो वैक्यूल जो है इसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वैक्यूल में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है ये। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। किसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं? वैक्यूल के। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन क्या है? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जो वैक्यूल है ना, ये प्लांट सेल का 90% स्पेस को घेरता है। मान लो ये प्लांट सेल है, अभी बताए थे, उसका 90% भाग कौन घेरता है? वैक्यूल घेर के रखता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल का 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, मतलब घेर के रखता है। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, तो प्लांट सेल में देखो ये वैक्यूल कितना बड़ा प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना? अब वैक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो समझो। वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर प्लस मिनरल्स प्लस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसको एक्सक्रीट करना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब कि जिसको जो मतलब वेस्टेज प्रोडक्ट है, और ऐसे मटेरियल इसके अंदर भरे हुए रहते हैं जो कि सेल के लिए ज़रूरत नहीं है, सेल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो वैक्यूल के बारे में क्या याद रखोगे कि वैक्यूल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वैक्यूल के पास। वैक्यूल का मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और ये 90% पार्ट को घेरता है। सेल का, प्लांट सेल का 90% पार्ट को घेरता है। इसके अंदर वाटर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो सेल के लिए ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? वैक्यूल भी डन हो गया, वैक्यूल डन हो गया। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस की तरफ, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना तो आपको पता होगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये तो पता होगा। बहुत आसान है, आसानी से सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको पहले भी बताए थे कि जो स्ट्रक्चर जिस सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा वो डबल मेम्ब्रेन होता है, या फिर जो डबल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा ही होगा, वो पक्का है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी सेल ऑर्गेनेलिस में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मतलब उसमें डीएनए प्रेजेंट है, और अगर किसी सेल ऑर्गेनेलिस में डीएनए प्रेजेंट है मतलब उसका डबल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होएगा ही होगा। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है इसके मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे दर्शा देते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसका डीएनए हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये तो पता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं मतलब सेल को पावर देने वाला, मतलब एक सेल है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं? ये पूरा सेल को पावर देता है। पावर मतलब इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, समझ आया क्यों बोलते पावर हाउस ऑफ द सेल? और यहाँ पे एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनता है एटीपी के फॉर्म में। जैसे हम लोग को कोई चीज़ खरीदना है तो हम लोग क्या किसी को पैसा देते हैं, तो फिर हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो एनर्जी प्रेजेंट होता है वो एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एनर्जी किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एटीपी। मतलब किसी के पास अगर सेल के अंदर किसी के पास एटीपी है ना, मतलब उसके पास एनर्जी है, ऐसे समझो। किसी सेल के पास मान लो एक सेल के पास 10 एटीपी है, एक सेल के पास 20 एटीपी है, तो दूसरे वाला जो सेल है उसके पास ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। समझे?
ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो देखो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे याद कर लो या आगे याद कर लो, याद तो करना ही है यार। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बन रहा है, एनर्जी बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है। ये डबल मेम्ब्रेन पार्ट होता है, अभी बताया था डबल मेम्ब्रेन पार्ट होता है। अब देखो स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ये तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है जो सिंपल सा आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। अब देख सकते हो इनर मेम्ब्रेन में कितना ज़्यादा फोल्ड प्रेजेंट है भैया, देखो कितना ज़्यादा फोल्ड प्रेजेंट है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन देखो, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड आपको दिख रहा है ना, ये इस प्रकार का जो फोल्ड है इसको बोलते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी बोलते हैं। देखो हम बोले थे ना दो वर्ड ऐसा आएगा कंफ्यूजन वाला, एक था क्या गोल्जी बॉडी में जो पढ़े थे वो क्या था, सिस्टर नहीं था, वो सिस्टर ने था। देखो दोनों को लिख देते हैं, एक है तुम्हारा सिस्टर नी और एक क्या है क्रिस्टी। दोनों शब्द में अंतर है, अंतर है दोनों शब्द में। एक सिस्टर नी है जो कि किसका पार्ट है, गोल्जी बॉडी का पार्ट है। एक क्रिस्टी है जो कि किसका पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। तो इसमें तो उसमें सिस्टर से याद रखना, सिस्टर। क्रिस्टी कैसा था, क्रिस्टी किस प्रकार से था, इस तरह से जुड़ा हुआ था ना। तो ऐसे सिस्टर के फॉर्म, सिस्टर की तरह कौन रहते हैं, सिस्टर नहीं होता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी में। और क्रिस्टी इस तरह से फोल्ड होते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। तो इसका जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो सिंपल ना होके बहुत सारा फोल्ड इस प्रकार से बनाता है, इस प्रकार से बहुत सारा फोल्ड बनाता है। उसी फोल्ड को वही जो फोल्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये जो फोल्ड है ये आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है। इसके जो साइटोप्लाज्म है, मतलब इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये जो फ्लूइड द्रव से बीच में जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो इनर फोल्ड है वो अंदर की तरफ है, मैट्रिक्स की तरफ है। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड टुवर्ड्स मैट्रिक्स। और ये क्या करता है, ये क्रिस्टी सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। क्रिस्टी क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्योंकि अगर एक प्लेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा ना तो इसका सरफेस एरिया कम होता है एज कम्पेयर टू अगर इस प्रकार से कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस तरह से धसा धसा सा, मतलब कि इस तरह से फोल्ड में बना हुआ अगर कोई चीज़ है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। मतलब इतने ही सा स्पेस में इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया इस फोल्ड प्रेजेंट होने की वजह से। अगर आपको कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन का क्या बोलते हैं सरफेस ज़्यादा है कि बाहर वाले मेम्ब्रेन का ज़्यादा है, तो आप बोलना अंदर वाले मेम्ब्रेन का ज़्यादा है। इस फोल्ड प्रेजेंट होने की वजह से सरफेस एरिया अंदर वाले मेम्ब्रेन का बढ़ गया है। अब ये क्यों बढ़ता है, इसका रीज़न इतना डिटेल में नहीं जानना, बस इतना ही जानो कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। बता ही देते हैं। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी एंजाइम प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतने छोटे से जगह में आपको बहुत सारे एंजाइम्स हटाना है तो क्या करोगे, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो तो सारे एंजाइम्स हट जाएंगे। तो एंजाइम्स बहुत सारे होने की वजह से ये इसमें फोल्ड बन जाते हैं ताकि सारे एंजाइम्स अच्छे से इसमें हट सके, यही इसका रीज़न होता है। टू मेम्ब्रेन हैव डिफरेंट एंजाइम। अब इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। समझे मतलब क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है कि इसके अंदर ही खाना जो हम लोग लेते हैं ना, एक सेल के पास लेट सपोज करो ग्लूकोज पहुंचा, ठीक है। एक सेल है उसके पास क्या पहुंचा, ग्लूकोज पहुंचा। तो ये जो ग्लूकोज पहुंचा ना, ये सेल अपने अंदर लेके इसका ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये ग्लूकोज का हम करते क्या है, ये ग्लूकोज का ये सेल करेगा क्या, तुम ही बताओ क्या करेगा। ये ग्लूकोज इस सेल को इनटेक करके इसको तोड़ के इससे एनर्जी बनाएगा एटीपी के फॉर्म में। समझ में आया, इस ग्लूकोज को तोड़ के बनता है एटीपी, इस ग्लूकोज को तोड़ के बनता है एटीपी। और वो एटीपी कहाँ बनता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। मतलब इस खाना को तोड़ा जाता है और इससे क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है इस ग्लूकोज को। इसलिए तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन पढ़े हो, रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या होता है, नहीं पढ़े होगे शायद, रुको बताते। ये जो ग्लूकोज है ना इसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये जो ग्लूकोज है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन इसका करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसको तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत सारा एटीपी में तोड़ते हैं, बहुत सारा एटीपी में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको हल्के में मत लेना इस बात को, इस क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में
कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या फूड का ऑक्सीडेशन कौन सा सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज या फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना ग्लूकोज में या फिर फूड में ऑक्सीजन का ऐड होना को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फूड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। और इसको ऑक्सीडाइज करने से हमारा क्या फायदा होगा? हमारा फायदा ये होगा कि इसमें एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, जो कि सेल के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए इसको बोलते हैं साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसकी जगह क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोई पूछेगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है तो क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे जो मैट्रिक्स आप देखे थे, ये जो अंदर इनर फोल्ड के अंदर जो मैट्रिक्स है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो पूछ रहा है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। सिंगल सर्कुलर डीएनए मतलब देखो इस प्रकार का डीएनए प्रेजेंट होगा। सिंगल मतलब एक ही सर्कुलर डीएनए, मतलब ये पूरा क्या हो गया? ये डीएनए हो गया। तो इसका जो मैट्रिक्स है, इसमें डीएनए, बस इतना याद रख लो कि इसके मैट्रिक्स में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्यों होता है? क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड पहले ही पढ़े थे हम लोग, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है उसमें प्रेजेंट होता है डीएनए। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम कौन सा? 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा किसमें राइबोसोम प्रेजेंट था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट था। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है राइबोसोम, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? और भी कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इतना तुमको मत ध्यान रखो, बस इतना 2 चीज़ बस ध्यान रख लेना। मेरे कहने पर 2 चीज़ ध्यान रखना बस। एक चीज़ ये कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस 2 चीज़ याद रखना कि एक राइबोसोम प्रेजेंट, और 70S मत, अब इस पे मत ध्यान दो, बस इतना याद रखना कि इसके मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीज़ याद हो जाएगा, बस इतना ही याद रखो। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस की तरफ मूव करेंगे हम लोग, जो कि है प्लास्टिड। अब देखो प्लास्टिड देखते हैं क्या है। हाँ, प्लास्टिड को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे ही खाना बनता है ना, इसीलिए यहाँ पे ही खाना बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। पीसे प्लांट सेल, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब प्लास्टिड अलग अलग प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, मतलब कि प्लास्टिड को हम लोग अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। अब उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, कि किनमें किस प्रकार का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन से प्लास्टिड में किस प्रकार का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लास्टिड को डिवाइड कर रहे हैं 3 प्रकार में, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट वी आर डिवाइडिंग द प्लास्टिड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आपने नाम सुना होगा भैया, क्लोरोप्लास्ट तो नाम सुना ही होगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, देखो ये तुम्हारा है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है तुम्हारा क्या, बताओ? इसके अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारा वो डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए आपको बोले थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डीएनए अलग प्रकार का होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, उससे अलग प्रकार का उससे अलग प्रकार का डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये आपको बहुत खिचड़ी पका हुआ सा लग रहा होगा ना कि किसमें डीएनए प्रेजेंट है किसमें नहीं है, भैया तो कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको सबसे लास्ट में समरी इसका मिलेगा, टेंशन मत लो, किसमें किसमें प्रेजेंट होता है किसमें नहीं होता, हम सब समराइज करके बताएंगे लास्ट में। देखो बस इतना याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी तुम्हारा डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर, इस एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलाकोइड्स बोलते हैं। ये पूरा को नहीं बोलते, बस एक ये जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक उसको बोलते हैं थाइलाकोइड, ठीक है। अभी जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर होता क्या है भैया? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो आपको क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये पूरा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ये एक सेल ऑर्गेनेलिस है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है,
तो कोई पूछे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है, तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेलिज है और क्लोरोफिल उसके अंदर पाए जाने वाला पिगमेंट है। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अभी आएगा कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, आपको याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा यार। देखो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है उनका काम क्या होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखते हैं। मतलब एक सेल ऑर्गेनेलिज जो कि क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, उनका काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखना, क्योंकि सनलाइट तो बहुत ज़रूरी होता है ना एक प्लांट सेल के लिए, क्योंकि वही तो फोटोसिंथेसिस कराता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज खाना का बनना लाइट के प्रेजेंस में ही तो होता है। इसीलिए उस लाइट को ट्रैप करने का काम क्या किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होने वाला पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। तो मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। कोई पूछेगा आपको क्लोरोफिल कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, ये तो क्लियर है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। और क्लोरोफिल करता क्या है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बस इतना ही पढ़ना है आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्या करता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं, वो करते क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जो कि जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बस इतना ही याद रखना है। अब आता है दूसरा प्रकार का सेल ऑर्गेनेलिज, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जैसा कि इसमें सिर्फ क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट थे, इनमें बस कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट ही प्रेजेंट होते हैं, बस कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट ही प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से दिस पिगमेंट येलो ऑरेंज रेड कलर एपियर। मतलब देखो जैसे मान लो आप गाजर देखते हो ना, गाजर बोल रहे हैं, गाजर ऑरेंज कलर का, हल्का ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का भी गाजर होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कलर आपको देखने क्यों मिल रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का हाई अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से। ये क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछे ना कि कोई कलर रेड कलर का, ऑरेंज कलर का या ऑरेंज कलर का या येलो कलर का क्यों दिख रहा है, तो आपका रीज़न क्या बोलना, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से वो इस कलर का दिख रहा है, सब कलर उसमें दिखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम। इस क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ये अलग अलग प्रकार का पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। मतलब आप देख लो, गाजर देख लो या संतरा देख लो या फिर आप एप्पल देख लो, सबका कलर अलग अलग प्रकार का अपने कलर देखा है क्या होता है। तो फिर वो अलग अलग प्रकार का कलर कैसे हुआ, क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। बस ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ग्रीन के अलावा जो भी कलर है, रेड येलो ऑरेंज, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट, वो है क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेलिज है, ये एक तरह का कलरलेस प्लास्टिड है, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं प्लास्टिड का ही भाग, प्लास्टिड का ही तो 3 प्रकार है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है ये एक तरह का कलरलेस प्लास्टिड है। ये तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। ये दूसरे कलर का कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक ऐसे प्लास्टिड है जो कि कलरलेस होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड है। ये इसका काम क्या होता है भैया, ये काम करता है न्यूट्रिशन को स्टोर करता है। ठीक है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को स्टोर करता है। एक चीज ध्यान देना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट रूट सेल में पाए जाते हैं। रूट्स में कोई आपको पूछे ना कि रूट सेल में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट का टाइप्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप बहुत आसान आप याद रख कर लोगे। ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरह का होता है। अब ये न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, तो न्यूट्रिशन को स्टोर करने के बेसिस पे ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलाइयोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। देखो अमाइलोप्लास्ट, आप नाम से सोचो कि अमाइलो मतलब अमाइलेज, अमाइलो मतलब नहीं, मतलब अमाइलो वर्ड रिलेटेड किससे है, अमाइलेज से रिलेटेड है। और अमाइलेज क्या होता है, जैसे हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, तो अमाइलेज वो सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो किस पे काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पे काम करता है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि ये जो अमाइलोप्लास्ट होगा वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, और इलाइयोप्लास्ट देखो इसमें ओ आ रहा है ना, ओ इलाइयोप्लास्ट, तो ओ आई सामने आ रहा है इसमें,
इसमें भी ओ आ रहा है, लेकिन ओ आई तो सामने नहीं आ रहा है, इसमें भी ओ आई सामने नहीं आ रहा है। जिसमें ओ के साथ आई सामने आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इलाइयोप्लास्ट। इलाइयोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल को स्टोर करता है और फैट को स्टोर करता है। वहीं एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीन को स्टोर करने का काम किसका है, एल्यूरोप्लास्ट का। और इलाइयोप्लास्ट क्या करता है, ऑयल और फैट को स्टोर करता है। और अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही हो गया। या फिर अगर आपको इसको ये नहीं भी याद करना तो आप बस एक चीज़ याद रख लो कि ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है। ये रूट्स में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा रूट्स में पाया जाता है। और ये न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, इतना तो याद हो जाएगा ना। ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को स्टोर करेगा। बस इतना ही याद रखना है। प्लास्टिड इज खत्म। अब हम लोग लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस आपको क्वेश्चन में लिखा मिले तो वो हमेशा कौन कराता है, राइबोसोम ही कराता है। ठीक है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होता है, लेकिन दोनों का प्रकार अलग अलग है। मतलब कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S वाला होता है, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 80S वाला होता है। ठीक है, तो 70S वाला राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एक यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो 80S वाला है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S। अब ये 70S 80S होता क्या है भाई, एस जो होता है ना वो एक मेजरमेंट है। जैसे कि आप लेंथ को मेज़र करते हो ना, मीटर में मेज़र करते हो, उसी तरह मास, कोई चीज़ को अगर मेज़र करना है, कोई भी मास मेज़र करे तो आप उसको केजी में मेज़र करोगे। उसी प्रकार से एक एस होता है जो कि साइज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट है, साइज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और ये दो प्रकार का होता है, 70S 80S। 70S वाला प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्लस यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और वहीं पे 80S वाला सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। और क्या बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस को क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या फिर सेडबर्ग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, सेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली कंप्लीट, टोटली कंप्लीट बोल सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज टोटली कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस हम खुद से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब यहाँ से सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देना स्टार्ट करो। सबसे पहला है, कौन से बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहला मतलब विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गिव द नेम सेल। सेल नाम देने वाले जो बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या है, बताओ। ये तो सबसे आसान है, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। ये तो सबसे आसान है ना यार। कौन थे, रॉबर्ट हुक साहब थे। तो चलो इसमें टिक कर देते हैं, कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताओ कि विच फंक्शन विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन ए सेल। एक सेल के अंदर अगर राइबोसोम प्रेजेंट ना हो तो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होगा। ये तो सबसे आसान है, अभी पता है, अभी पता है राइबोसोम के केस में, राइबोसोम जब पढ़ा रहे थे कि प्रोटीन सिंथेसिस उस केस में नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, इफ़ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना छोड़ दे तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि सेल के अंदर नहीं होगा। आप खुद से सोचो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, मतलब एटीपी का सिंथेसिस करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या चीज़ ऐसा है जो नहीं होगा। अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना। डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या रिडक्शन ऑफ फूड। क्या ऐसा काम है जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्योंकि फूड को ही तो ऑक्सीडाइज करके आप एटीपी सिंथेसाइज करते हो। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करना छोड़ देगा तो कभी भी खाना का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ना ही एटीपी सिंथेसाइज होगा, क्योंकि खाना को ऑक्सीडाइज करके ही एटीपी बनता है। इसलिए इसमें थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये देखो, विच गिव द शेप टू द सेल।
मतलब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि शेप प्रोवाइड करता है एक सेल को? बताओ बताओ कौन सा एक बताओ कौन सा शेप प्रोवाइड करता है? तो जो सबसे रिजिड स्ट्रक्चर होगा वही तो शेप प्रोवाइड करेगा, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच गिव्स ग्रीन कलर टू द सेल? बताओ, अभी जस्ट बताए थे कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करने वाला कौन सा सेल होता है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है? तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए जो सेल ऑर्गेनेलिस रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल। अब ये क्वेश्चन ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये बिना ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है आप लोग को। अब वो सेल ऑर्गेनेलिस बताओ जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। याद करो याद करो याद करो। अच्छा, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, अभी हमको याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना। स्पीड करने के चक्कर में आप इस चीज़ को मत भूलना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो छूट गया है। बोले थे ना कि लास्ट में बताएंगे, वो वाला चीज़ वो यहाँ पे है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन कौन से होते हैं? अभी हमने बहुत सारे ऑर्गेनेलिस कवर किए, सेल ऑर्गेनेलिस बहुत सारे कवर किए हैं, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनेलिस वो जिनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनेलिस वो जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने वाले हम क्या बोले थे कि डबल मेम्ब्रेन उनमें ही प्रेजेंट होता है जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए किसमें किसमें प्रेजेंट था? न्यूक्लियस में तो पक्का प्रेजेंट है डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है डीएनए। इसीलिए यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड किसमें होगा? कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। एमएनसी से आप याद कर सकते हो, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये रुको अब इसके लिए रुको, तुम ये देखो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है वो ऑर्गेनेल्स होते हैं राइबोसोम। ठीक है, और वो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी होते हैं। हम बोले थे कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के बारे में डिस्कशन सेल डिवीजन दैट इज नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में इसको बताएंगे। ऐसा मत सोचना कि कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, क्रोमोसोम के बारे में, सेंट्रियोल के बारे में, और जो भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ वो सारे आगे आने वाले चैप्टर दैट इज सेल डिवीजन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो होता है ना उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और राइबोसोम में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो यहाँ से दो प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस है एनिमल के केस में, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस है एनिमल के केस में जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा राइबोसोम प्लस सेंट्रियोल दोनों। ठीक है, राइबोसोम प्लस सेंट्रियोल दोनों। लेकिन अगर आपको पूछे कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इन द केस ऑफ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होता है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से सुना कि प्लांट सेल बोल रहा है कि एनिमल सेल बोल रहा है। अगर प्लांट सेल बोल रहा है कि प्लांट सेल में कौन से और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है प्लांट सेल के केस में, तो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम जाएगा। और अगर एनिमल सेल के बारे में पूछ रहा है तो राइबोसोम प्लस सेंट्रियोल दोनों जाएगा। क्लियर है? अब देखो, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनेलिस आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आसान हो गया ना? बस कितना याद रखना, ये तीन ध्यान में रखना है। जिसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और राइबोसोम और सेंट्रियोल जो कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता जिनमें, और बाकी सब में तो प्रेजेंट होता है। ये आसान है याद करना। क्लियर है ना? अब राइबोसोम किन में प्रेजेंट होता है ये भी तो बोले थे ना कि सम अप करके बताएंगे सब चीज़ को, कि राइबोसोम किन में प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा राइबोसोम। साइटोप्लाज्म, देखो राइबोसोम भी हमने दो प्रकार का पढ़ा, एक 70S वाला और एक 80S वाला। तो राइबोसोम किन में प्रेजेंट होता है, कि सेल के अंदर कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, प्लस एक चीज़ और है कि उसमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा, 70S वाला या 80S वाला। तो राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एक नॉर्मल सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तभी तो रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम 80S होता है। अरे यार पेन ही नहीं चल रहा यार, रुक जाओ। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम 80S होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम 70S का होता है। ये 70S का होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम ये भी 70S का होता है। और
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम 80S का होता है, ठीक है। तो 70S का भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में भी, और किन में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और बाकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम वो दोनों 80S वाला होता है। क्लियर, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट छूट गया था ना हम लोग का, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे ना, कि कौन कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। बताओ बताओ कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। छोड़ दो यार, नहीं चलेगा पेन। तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, अभी जस्ट बताए हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, और क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, और जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, वो सब में जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जो जो सेल ऑर्गेनेलिज, उन सब में डीएनए प्रेजेंट होता है, बताए थे अभी। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये सब का आंसर आप दे पा रहे होगे अभी, ये जरूरी है क्योंकि सब चीज़ बता चुके हैं अभी। तो और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, जिनमें जिनमें डीएनए प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, दैट इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव कलर टू फ्लावर एंड सीड्स, मतलब कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है सीड्स को और प्लस फ्लावर दोनों को प्रोवाइड कराता है। तो हम अभी बताए थे कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है, बताओ, याद करो, क्रोमोप्लास्ट। डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनेलिज है वो है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और रियल न्यूक्लियस, मतलब जो रियल में जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो एब्सेंट किस में होता है, सोचो, वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम विच हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। देखो कौन सा इंजाइम है जो मिलता है लाइसोसोम के अंदर, जिसके पास ये क्षमता होती है कि वो प्रोटोप्लाज्म में पूरा प्रोटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इंजाइम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स बोलते हैं। अभी बताए थे कि उनको हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स बोलते हैं क्योंकि वो पानी के प्रेजेंस में ही काम करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी 4D इज, गोल्जी 4D का काम बताओ। सिंपल है यार, वो सेक्रेटरी होता है, नेचर में सेक्रेटरी होता है, उसका रेस्पिरेशन थोड़ी ना काम होगा। रेस्पिरेशन काम तो किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, और ये भी काम नहीं होता सेल डिवीजन को इनिशिएट करने का, और ना ही वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है, वो तो सेक्रेटरी होता है ना, क्योंकि गोल्जी बॉडी जो बनाता है, जो सिंथेसाइज करता है, या तो वो सेल के अंदर ही रह जाता है, सेल के अंदर टारगेट में चल जाता है कहीं रिक्वायर्ड टारगेट में, या तो फिर वो कहाँ चल जाता है, वो बाहर सीक्रेट आउट हो जाता है, तो इसका सेक्रेटरी फंक्शन होगा। क्लियर है। अब तुमको बताना, ये देखो, ये ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज का तुमको साइज बताना। तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज होता है, ये तुम नोट के फॉर्म में लिख सकते हो कि न्यूक्लियस का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कम से कम ये 3 ऑर्डर तो आपको याद करना होगा कि सबसे बड़ा अगर न्यूक्लियस है तो उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ रहेगा अगर ऑप्शन में, तो अब यू हैव टू गो विथ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम इज, बताओ लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, आप आसानी से बता पाओगे क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोटीन जहाँ लिखा वहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम होगा। प्रोसेसेस एंड पैकेजिंग, यही तो काम होता है यार लाइसोसोम का, प्रोसेस करना और पैकेजिंग करना, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में तो लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है, और फैट सिंथेसिस तो करता ही नहीं है यार लाइसोसोम, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का यहाँ पे नेचर पूछा है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता तो पता है हमको। यहाँ पे याद रखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर बताए थे, वो क्या बताए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन ये जो सेल वॉल है वो हर चीज़ को सेल के अंदर अलाउ कर देता है, वो किसी चीज़ को नहीं रोकता है सेल के अंदर जाने के लिए। सेल के अंदर बैरियर क्रिएट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल सब चीज़ को अलाउ कर देता है जाने के लिए, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होगा, परमिएबल होगा, ठीक है। और इनर फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अभी बताए थे यार, सोचो, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है आपको,
यही बात बोलते सिस्टर, सिस्टर कहाँ प्रेजेंट होता था, एक दूसरे के साथ चिपटे हुए कहाँ प्रेजेंट थे सिस्टर्स, गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट था, सिस्टर नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टी होगा, इनर फोर्ट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। सोचो एक बार, सोच के देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं थोड़ा इसको, बताओ किन में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट ही होते हैं, क्लियर है ना। तो प्रोकैरियोट्स, अब बताओ क्या होंगे इसमें, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। आपको अगर ये सब ऑप्शंस के बारे में नहीं भी आइडिया है ना, तो ग्रीन एल्गी, आप देखो आपको लग रहा होगा कि ये सब ऑप्शन तो जानते ही नहीं हम, अब धीरे धीरे बायोलॉजी पढ़ते जाओगे तो आपको ना ये सब चीज़ के बारे में पता चलते जाएगा। ऐसा बात नहीं है अभी आपको न्यू लग रहा होगा, लेकिन आगे के लेक्चर अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सब चीज़ क्लियर होगा धीरे धीरे। लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, इसीलिए तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। तो वी हैव टू गो विथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल कंट्रोल बाई, जितने भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के अंदर वो कंट्रोल कौन करता है बताओ, ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम होता है कंट्रोल करना। द वर्ड प्रोटोप्लाज्म वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाई, वर्ड जो प्रोटोप्लाज्म है, देखो इसको आप फैक्ट के तौर पे याद कर सकते हो कि ये तो बताए नहीं है, तो अगर आप नहीं कोई चीज़ नहीं भी बताएं तो आप यहाँ पर याद कर लो, ठीक है, यहाँ पर याद कर लो। ऐसे तो सब चीज़ 99% चीज़ें कवर है, लेकिन अगर कुछ चीज़ छूटती है ना, अगर 1% कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें कवर नहीं है तो आप उसको लिख लिया करो, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म तो 99% तो है ना भाई, कंटेंट तो पूरा है 99%, तो 1% की वजह से थोड़ी ना आप स्किप करोगे चीज़ों को। वही है यहाँ पे कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है फर्स्ट टाइम यूज बाय, वर्ड प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम यूज कौन किए थे, पुरकिंजी साहब किए थे, याद कर लो इसको, पुरकिंजी साहब किए थे, ठीक है। तो किसने ऐसा बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बोले थे आपके हक्सले साहब ने, हक्सले साहब ने बोला था, हक्सले साहब बोले थे कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो सब मेरे द्वारा ही फ्रेम्ड है क्वेश्चन, और इसको अगर आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा। 30 क्वेश्चन है टोटल, इधर उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, सारे आंसर्स उसके लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसके आंसर्स पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से होते हैं बताओ, याद करो। एक होता है राइबोसोम और एक होता है, याद करो जल्दी जल्दी, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, दोनों बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत हो ना, सेंट्रोजोम भी बोलते हैं और सेंट्रियोल दोनों बोलते हैं। सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस होता है बताएंगे आगे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है बस। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, राइबोसोम और सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। अब देखो यहाँ पे, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यह ओमनीसेलुलर ई सेलुली, ये कौन बोला था, जल्दी याद करो याद करो याद करो। सेल थ्योरी के बाद बताए थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं न्यू सेल्स, वो बोले थे रुडोल्फ विर्चाव ने, रुडोल्फ विर्चाव, ठीक है। उस राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है, याद करो जल्दी, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, रफ ईआर में प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है राइबोसोम, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होने वाला राइबोसोम 70S होता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ, मेजर पार्ट नहीं, क्योंकि मेजर पार्ट नहीं, यहाँ पे बस पार्ट लिखा हुआ, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का भाग क्या क्या था, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भाग है किसके, सेल मेम्ब्रेन के पार्ट है। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, आसपास के सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, याद करो प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ, जो मिडिल लैमेला होता है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम पेक्टेट।
देखो ये वाला पार्ट आप तभी कवर करना ना क्वेश्चन वाला जब आपका थ्योरी पूरा याद हो जाए, तो आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में। इन प्लांट सेल 90% ऑफ द सेल ऑक्यूपाइड बाई, हम बताए थे ना कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो कि 90% वॉल्यूम घेर के रखता है प्लांट सेल का, वो क्या होता है, वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, जो सबसे बड़ा सा होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होता ही है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता ही है, प्लस यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है जैसा कि बताए थे। और यूकैरियोट्स में भी कौन सा यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखने वाले हम लोग कि जो अमाइलोप्लास्ट, हम लोग पढ़े थे कलरलेस प्लास्ट किसको बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का 3 पार्ट था ना, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा था, अमाइलो मतलब अमाइलेज, अमाइलेज मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इट मीन्स कि इसमें स्टार्च स्टोर होगा, ये स्टार्च को स्टोर करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस होता है बताओ। स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पढ़ाएंगे ये भी बायोमोलिक्यूल्स में, अभी रुक जाओ। बस ये समझो कि अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है एंड फैट को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल कोल्ड, वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, याद करो, टोनोप्लास्ट। क्लियर है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है कि सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेलुलोज, सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और फंजाई का जल्दी सोचो, काइटिन का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे सारा कुछ कवर हो चुका है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ कवर हमने करा दिया। तो आपको अगर मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है, जो थोड़ा बहुत जो भी मैंने एफर्ट्स किए, अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वेरी 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 थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।